हेलो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक को। इसमें से हम हिस्ट्री पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आने वाले टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि एचपी टीजीटी कमीशन भी आने वाला है। तो यह वीडियो उसके लिए और भी बेनिफिशियल है। तो आज हम पढ़ने वाले थे बकाटक राजवंश के बारे में। इसमें से कई क्वेश्चन आते भी नहीं हैं, लेकिन हम कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से कुछ ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। जैसे कि बकाटक राजवंश की स्थापना 255 में लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। और यहाँ से देखिए, विंध्य शक्ति के बाद उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम शासक हुआ। प्रवरसेन के बारे में थोड़ा सा पूछा भी जा सकता है, वैसे यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। बकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। प्रवरसेन के पश्चात बकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, प्रधान शाखा तथा बासीय शाखा। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था और बकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन तथा दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्त ने शासन संभाला। यह काल बकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। नेक्स्ट आता है, बकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुवंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास बकाटक नरेशों के दरबार में हुआ था। और इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब हम शुरू करते हैं। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कमीशन के लिए। तो गुप्त वंश के पतन के बाद जिस नए राजवंश का उद्भव हुआ उनमें मैत्रिक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य जो था वो स्थापित किया था। पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी थानेश्वर थी, हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रीवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रीवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र थे गौड़ नरेश शशांक। उसने धोखे से क्या किया, राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो शशांक, देखो शशांक के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन शशांक शैव धर्म का ये अनुयायी था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, ये इम्पोर्टेंट है। शशांक कौन था? इसने बोधि वृक्ष को जो था वो कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 से में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई तो हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। किसे? हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा कन्नौज को ही अपनी राजधानी बना लिया। कन्नौज का राजा था ये शशांक। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ है युद्ध नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें हर्ष की पराजय हो गई थी। हर्ष जिसमें हार गया था हर्षवर्धन। चीनी यात्री हिनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए। टैट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हालांकि
कमीशन में भी ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। हेन सांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए। हर्षवर्धन 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे। किसने? हर्षवर्धन ने। तथा 643 ईस्वी एवं 645 में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए भी। हर्ष के कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे, जो इनके पूर्वज थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हिनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसकी कौन सी शाखा? महायान शाखा को राजाश्रय भी प्रदान किया। वह पूर्ण बौद्ध बन गया और हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। कौन सा? नालंदा। हर्षवर्धन के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद। अब हेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ। हेनसांग बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं की रचना की। बाणभट्ट ने हर्ष रचित और कादम्बरी की। और बाणभट्ट के गुरु थे भरचू। क्या नाम था उनका? भरचू। आगे वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्षवर्धन ने स्वयं की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये 3 नाटक लिखे थे। हो सकता है जो भी है, लेकिन हमें याद रखना है कि हर्षवर्धन की रचनाएं हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि अंतिम हिंदू सम्राट कौन कहा जाता है, तो हर्षवर्धन। लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था, ना ही सारे देश का शासक ही था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज और महासमंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को क्या कहा जाता था? भुक्ति। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में किया गया था। आगे जिले की संख्या थी संज्ञा विषय। जिले को विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था, जिले को विषय कहा जाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में, और जिलों को विषय कहा जाता था, जिसका प्रधान होता था विषयपति। विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे जिन्हें आधुनिक तहसील मतलब पाठक कहा जाता था। तहसील को ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। कौन सी? ग्राम। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाक्ष पटलिक कहलाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। हमने पहले पढ़ लिया ये सब। दंडपाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। ये गुप्त प्रशासन से ही मिलता जुलता है। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारी को बालाधिकृत, पैदल सेना का अधिकारी बालाधिकृत और अश्व सेना का अधिकारी बृहदेश्वर कहलाता था। बलाधिकृत या फिर महाबलाधिकृत, पैदल सेना का अधिकारी। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल, हर्षचरित पुस्तक में क्या कहा गया है? प्रांतीय शासक के लिए तो लोकपाल। अब यहाँ पे हर्षचरित के अनुसार हर्ष की जो मंत्रिपरिषद थी उसमें कौन थे? भंडी प्रधान सचिव होता था, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, इसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना है। कुंतल अश्व सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख, स्कंदगुप्त गज सेना का
प्रमुख। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।